लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरण बीत चुके हैं। रुझानों और सत्ता पक्ष के नेताओं के बयानों से साफ दिखाई दे रहा है कि बॉस उनके पांव हिले हुए हैं। महाराष्ट्र एनसीपी शिंदे गुट वाले यानी सत्ताधारी गुट के बड़े नेता छगन भुजबल का बयान ये बताता है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के पीठ में छुरा घोंपकर सत्ता हथियाई गई और इससे जनता में भारी नाराजगी है और उसका खामियाजा इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। क्या वाकई 10 साल बाद सत्ता विरोधी बयार बह रही है? और इसके साथ ही मुसलमान कहां हैं इस चुनाव में, जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है? और क्या फासिस्ट ताकतें संविधान को भी बदलने के फिराक में हैं? जानेंगे सब कुछ अगले 15 मिनट में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल हिस्ट्री। लोकसभा चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं। इसके साथ ही अब की बार 400 पार के नारे की पोल पट्टी भी खुलना चालू हो चुकी है। एनडीए गठबंधन के नेताओं की जबान और कदम दोनों लड़खड़ाने लगे हैं। अजीत पवार वाली एनसीपी के कद्दावर नेता छगन भुजबल का कन्फेशन आया है कि इस बार हालात 2014 या 2019 वाले नहीं हैं। शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने से भारी नाराजगी जनता में है और जिसका खामियाजा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अब तक का पैटर्न देखें तो बीजेपी या उसके समर्थक दल कभी भी ऐसे निगेटिव बयान देते नहीं दिखते थे। हमेशा उनका रवैया एक्सट्रीम पॉजिटिव का होता था। विपक्ष को गाजर मूली से भी ज्यादा भाव नहीं देते थे। लेकिन इस बार बीजेपी के बड़े नेताओं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या दूसरे नेता, सबके कंधे झुके हुए हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। मंच से हमेशा विकास विकास करने वाले मोदी जी मंगलसूत्र और विरासत जैसी बेसिर पैर की बातों के साथ और फिर से हिंदू मुसलमान पर उतर आए। उनके साथ सहयोगी पार्टी के छगन भुजबल जैसे नेताओं के ऐसे बयान बताते हैं कि बॉस, ढोल बज तो जरूर जोर से रहा है लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा पोल है। और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी की नीयत उनके थिंक टैंक में शामिल लोगों के हालिया बयान से सामने आती है। पिछले साल की बात है, अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने एक अखबार में नए संविधान की मांग करते हुए लेख लिखा था। उन्होंने लेख में बताया कि लिखित संविधान का जीवन काल महज 17 साल होता है और भारत के वर्तमान संविधान को उन्होंने औपनिवेशिक विरासत बताया है। साथ ही यह भी जोड़ा कि अब हमारे पास वो संविधान नहीं बचा है जो हमें 1950 में विरासत में मिला था। इसमें बहुत सारे संशोधन किए और इसमें किए जाते हैं वो संशोधन हमेशा बेहतरी के लिए नहीं होते। उनके कहने का मतलब था कि अब संविधान बदलने का समय आ चुका है। और इसी कड़ी में बीजेपी की नेता ज्योति मिर्धा का ताजा बयान है कि संवैधानिक बदलाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रचंड बहुमत होना चाहिए। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। यानी जो सुनते हैं आपकी अब की बार 400 पार, वो किस लिए चाहिए? भारत का संविधान बदलकर तानाशाही लाने के लिए चाहिए। ज्योति मिर्धा ने खुले तौर पर कहा है कि पार्टी का उद्देश्य संविधान को बदलना है। साथ ही यह भी कहा कि यह पार्टी की कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, एक सोची समझी रणनीति है। और इससे पहले कर्नाटक से बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने मंच से मतदाताओं से अपील की कि भारतीय संविधान में बदलाव के लिए भाजपा को 2/3 बहुमत देने की जरूरत है। यानी अब की बार 400 पार जुमले का रहस्य यहां छुपा हुआ है।
वैसे भी आरएसएस की आस्था कभी भारतीय संविधान और भारतीय झंडे यानी तिरंगे में नहीं रही। ये बिल्कुल खुली बात है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सालों तक आजादी के उत्सव में नागपुर में उसके हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं फहराया गया था। तो सोशल मीडिया का जमाना आया, लोगों ने लानत मलानत की, तब जाकर रस्म अदायगी की गई, वो भी भारी मन से। तो देखिए और समझिए कि कितनी खतरनाक प्लानिंग है, और शायद जनता समझ भी रही है। दक्षिण में भगवा फासिस्ट गैंग के पैर पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। रही सही उम्मीद उसे हिंदी पट्टी से है। आपको ये हवाई बातें लग रही होंगी, लेकिन अंदर खाने की ये बातें बिल्कुल सच है। और ये भगवा गैंग भी मान रहा है कि हालात पहले जैसे नहीं रहे। छगन भुजबल का बयान अभी मैंने आपको बताया है। वहीं जहां भक्तों की जमात सबसे ज्यादा है, यानी अपने हिंदी पट्टी में, जहां पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुत्व की फसल उगाई और काटी गई, और बिहार में नीतीश कुमार के जरिए मारी गई पलटी ने वहां की जनता में उनकी विश्वसनीयता निचले पैदान पर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले जैसे हालात नहीं रहे, बिल्कुल ये सही बात है। हाँ, ये जरूर है कि सबसे ज्यादा सीटों के लिए अब भी योगी शासित उत्तर प्रदेश पर उनकी नजर है। राजस्थान, हरियाणा में विपक्ष मजबूत हुआ है, पंजाब में बीजेपी कहीं नहीं है। ऐसे में आज जगती है कि क्या बदलाव होगा। पिछले 10 सालों के निराशावादी माहौल ने हम सबका आत्मविश्वास इतना हिला दिया है कि सोचते हुए भी दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ऐसे में तकरीबन 20 से 25 करोड़ उस आबादी वाले भारतीय मुसलमान की बात करना हर विपक्षी सेकुलर पार्टियां भूलती जा रही हैं, जिसको निशाने पर रखकर भगवा फासिस्ट गैंग ने सारे तीर चलाए, और इस भारतीय मुसलमान कौम ने खामोशी से सारे तीर अपने सीने पर झेले। 2019 के लोकसभा चुनाव से ही विपक्षी सेकुलर पार्टियां मुसलमानों से दूरी बनाकर चल रही थी। अफसोस की बात है, उन्हें डर है कि हिंदू मतदाता मुसलमानों की बात करने से उनसे दूर हो जाएगा, और यह कहानी फिलहाल अब भी जारी है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने मुसलमानों की बात करना तो छोड़िए, इस बार भी टिकट भी रस्म अदायगी के लिए दिए। पिछले 2 संसद ने न्यूनतम मुस्लिम सांसद देखे, और इस बार भी उससे भी कम रहने की पूरी संभावना है, कि क्योंकि सारी सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को नाम बराबर के टिकट दिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मुस्लिम मतदाता उधर ही खड़ा है जिधर पूरा विपक्ष खड़ा है, इस फासिस्ट निजाम को हराने के लिए। यह और बात है कि वो पूरे चुनाव को हाशिए पर खड़ा होकर देख रहा है, क्योंकि कोई इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने सामने नहीं दिख रहा है। भले ही वो इस फासिस्ट ताकतों से लड़ रहे हैं। मैं हर सेकुलर पार्टी की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में मुसलमानों ने राजनीतिक पार्टियों और नेताओं से उम्मीद छोड़ अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात, जहां बहुसंख्यक बच्चों का एक वर्ग व्हाट्सएप के ज्ञान से उन्मादी बन रहा है, वहीं मुस्लिम बच्चों ने बाबा साहब के लड़ो, पढ़ाई करने को, पढ़ो, बदलने को नारा अपने जहन में उतारा है। और इस बार यूपीएससी के रिजल्ट आए, जिसमें 50 मुस्लिम बच्चों ने कामयाबी हासिल की, जिसे सुदर्शन चैनल वाला मोटा एंकर, नफरती एंकर यूपीएससी जिहाद कहता है। इसके अलावा मुसलमानों ने बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों की तालीम पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। जहां पहले बुर्के और ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उन्हें निशाना बनाया जाता था, अब धीरे धीरे वही लड़कियां घर की दहलीज लांग स्कूल, कॉलेज और नौकरियों में अपना जौहर दिखा रही हैं। हर साल 10th, 12th और यूपीएससी के रिजल्ट इस बात की गवाही देते हैं। और मुस्लिम लड़के जो गल्फ में नौकरी करते बाप के पैसे से स्पोर्ट्स बाइक खरीद, स्टंट करने और आवारागर्दी करने के लिए बदनाम थे, वो अब टेबल लैंप की रोशनी के नीचे किताबों में मशगूल दिखाई देने लगे। भले ही उनकी तादाद कम है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। मुसलमानों को भी समझ में आ चुका है कि सत्ता के गलियारों से गुजरने से बढ़िया है कि शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दिया जाए। बाकी मीम्स मटेरियल तो आप सबको पता ही है, पंचर वाला, बाइक वाला, कार वाला, एसी मिस्त्री, यानी खुद का रोजगार का जो पुश्तैनी विरासत है वो तो है ही।
देश की इकोनॉमी का जो हाल है, जिस हिसाब से नौकरियां खत्म की जा रही हैं, आने वाले समय में सबसे ज्यादा नुकसान ये पंचर पुत्र मुसलमान नहीं बल्कि वो उठाएंगे जिन्हें आज अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है सुनकर खुशी मिलती है। अगर पॉजिटिव नजरिए से देखें तो मुसलमानों का बदलते माहौल का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसे इतना डराया गया, असुरक्षित महसूस कराया गया कि उसने अपने बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। 2014 से पहले मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है बोलकर छाती पीटी जाती थी और मुसलमान डिफेंसिव हो जाता था, जबकि उसे अफ्तार पार्टियों और चुनावी मुशायरों के सिवा कुछ हासिल नहीं था। हज की सब्सिडी के नाम पर एयर इंडिया को जिंदा रखा जा रहा था और बदनामी मुसलमानों के हिस्से आ रही थी। SC/ST से भी बुरी हालात से गुजर बसर करने वालों मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी नहीं है। न ही हर साल होते दंगों में मरने वाले मुसलमानों की तादाद कभी कम हुई, फिर भी तुष्टीकरण का आरोप लगता था। 2014 के बाद ये कहानी खत्म हो गई। अब विपक्ष का कोई भी नेता कंधे पर अरबी रुमाल और सर पर टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में शिरकत करने की हिमाकत नहीं करता। न ही चुनाव के समय मुस्लिम बहुल इलाकों में मुशायरों का आयोजन होता है। हज सब्सिडी खत्म हुई, उसके साथ ही इंडियन एयरलाइंस नाम की सरकारी चिड़िया भी हवा में उड़ गई और टाटा के डाल पर बैठ गई, यानी बिक गई। मुसलमान हर हफ्ते जुमा की नमाज, हर साल ईद बकरीद के मौके पर मस्जिद में जगह कम पड़ने पर सड़कों पर 2 रकात नमाज 5 मिनट में पढ़ लिया करता था। लेकिन नफरती निज़ाम और उसकी ज़ॉम्बी सेना, इसमें अब भी पुलिस वाले भी शामिल हैं कि सौजन्य से अब तकरीबन वो बंद है। कुछ मिले ठेले हैं जहां भी सामूहिक भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसके ऊपर भी निगाह है। जल्दी फरमान आ सकता है कि मुहर्रम अपने अपने घरों में मनाए या फिर अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स भी जूम पर ऑनलाइन मना लें, क्योंकि इससे ज़ॉम्बियों की भावना आहत होती है। सब पुरानी बातें आपको पता है। आपको लगता है कि वाकई अब भी कोई मुस्लिम तुष्टिकरण बचा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसका समाधान भी सियासी घाक खोज देंगे और बाकी बच्चे चरण की चुनावी सभा में उसके लिए कांग्रेस को घेर लेंगे। खैर, अब विपक्ष के सारे दल मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे गिल्ट से खुद को आज़ाद महसूस कर रहे होंगे, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। इसके लिए उन्हें मौजूदा नफरती निज़ाम को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि पहले भी सब कुछ संकोच में करना पड़ता था। मन उनका भी था कि इस चोचलों से निजात मिले और मौजूदा हालात ने तिला दी। अब सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मुसलमान किधर है? वैसे ये सवाल ही बेवकूफाना है। सबसे बड़ी अदालत के सौजन्य से जेल यात्रा कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के शब्दों में कहें तो मुसलमान के पास ऑप्शन ही क्या है? या तो नागालैंड वालों की तरह चुनाव का बहिष्कार करके घर बैठ। जी हाँ, नागालैंड की एक बड़ी तादाद की जनसंख्या ने इस बार पहले चरण के चुनाव में एक भी वोट नहीं डाला। खैर, या फिर जो इस नफरती निजाम के खिलाफ हैं उनको वोट दें। इसमें भी एक पेच है। वोट नहीं दिया और नफरती निजाम उतने ही वोटों से जीत गए जितने हमारे थे, तो आने वाले 5 साल गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले पीयूष मिश्रा के किरदार की तरह हम खुद को कोड़े मारते दिखाई पड़ेंगे। तो मुसलमान रहेगा उधर जिधर 1% मौका होगा देसी फांसीवादियों को हराने का। भले ही बदले में उसको ये समझाया जाए कि तुम्हें तुम्हारा जायज हक मिल जाएगा, पहले ही फांसीवादी निजाम बदलने तो दो। राजनीति में वादों की कहानी बहुत पुरानी है, शायद उतनी ही जितनी इंसान के सभ्य हो जाने की। जब पहला नेता या पहला राजा बना होगा तो उसने भी किसी ऊंची जगह खड़े होकर तलवार लहराकर जोशीला वादा किया होगा कि इस बार जीते तो सब कुछ हरा हरा होगा, लूट के माल में इतना मिलेगा तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी और इसके बाद कोई जंग नहीं होगी। लेकिन हर जंग के बाद जिंदा बचे सैनिकों को हर बार ये तकरीर सुनने को मिलती है। तब से लेकर अब तक बीच में क्रूसेड, जिहाद, धर्म युद्ध भी आए जिन्होंने हेवन, जन्नत और स्वर्ग का लालच देकर अपना काम निकलवाया। मौजूदा निजाम के पीछे के मास्टरमाइंड आरएसएस ने भी भक्तों को भी ऐसा ही कुछ सपना दिखाया है। 2047 तक कुर्बानी दो, जिसका अज़्ल आने वाली पीढ़ी को मिलेगा और देश विश्व गुरु होगा। और हम जैसे लोग तो फिलहाल दूसरे खेमे के हैं, पिछले 10 साल से कुर्बानी दे ही रहे हैं। साथ देश का अमन पसंद तबका भी, जिसमें मुसलमान भी शामिल है,
उस मोड में आ चुका है कि जहां दुआ की जाती है कि शैतान मर्दूद दफा हो जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून चाहिए। वैसे अगर देखें तो देश का मुसलमान आज़ादी के बाद से ही कुर्बानी दे रहा है। हकीकत जाननी हो तो 70, 80, 90 दशक की फिल्में देखिए। फिल्म दाता में मिथुन का दोस्त इकबाल दोस्ती के लिए कुर्बान हो जाता है और मरने से पहले मुसलमान होने को लेकर एक छोटी सी स्पीच भी देता है। जंजीर का शेर खान जुबान का इतना पक्का है कि हिंदू दोस्त के लिए सारे बुरे धंधे छोड़ देता है। और आखिर जबान भी शेर खान की थी। और आखिर में फिल्म आमिर खान की सरफरोश याद आती है। अब तक मुसलमान शक के घेरे में आ चुका था, जिसे मुस्लिम विलेन को मारकर शक के घेरे से खुद को आजाद करना पड़ता था। कट्टरवादी ताकतों का इसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुसलमान किरदार को बार बार मुसल्लम ईमान की कहानी सुना कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि जॉम्बी भक्त केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल हिट करवाने में लगे हैं तो लाइन से ऐसे किरदार गढ़े और लिखे जा रहे हैं जिसमें मुसल्लम ईमान की जगह मकसद नहीं भूलना है भाईजान डायलॉग होता है। खैर, फिलहाल अभी सत्ता की गद्दी पर बैठे लोग एक किरदार भर हैं भारतीय राजनीति का, जिसमें करोड़ों लोगों के अंदर की खत बताती बदबूदार नफरत को पहचाना और उसको उकसाकर बाहर आने में मदद की। आज सब कुछ सामने है, खुले में खेल खेला जा रहा है, लेकिन 10 सालों के इस नफरती खेल से धीरे धीरे वो लोग भी उबने लगे हैं जिन्हें शुरू शुरू में बहुत मजा आ रहा था, और ये उबन चारों तरफ दिखाई दे रही है। साथ उन्हें आरएसएस और उसके छुपे एजेंडे भी साफ दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी आबादी देश में तानाशाही कभी नहीं चाहेगी, संविधान से छेड़छाड़ भी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और ये सब चुनाव ही तय करेगा कि वाकई देश को अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी चाहिए या फिर किसी एक व्यक्ति या संगठन की तानाशाही। ये सवाल भी आपके लिए है और जवाब भी आपको देना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।